नमस्ते। 1984 1984 में इंदिरा गांधी भारत की उस समय की प्रधानमंत्री बात कर रही हैं स्पेस में राकेश शर्मा। कैप्टन राकेश शर्मा करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन उस बातचीत को सुनने के लिए बेताब है। रीजन, राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी जो स्पेस में गए। इस सेशन में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो हर आदमी को पता होने चाहिए। जैसे कि हम आज के इस एपिसोड में लाए हैं कि हर बार एयरफोर्स का ऑफिसर ही क्यों जाता है स्पेस में। हम ये देखने वाले हैं कि एक्सियोम 4 मिशन क्या है, क्यों हम शुभांशु शुक्ला जी जो हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में क्या-क्या पता होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। हम कई और चीजें करेंगे कि जब स्पेस में जाते हैं तो ट्रेनिंग के टाइम कौन-कौन से टेस्ट होते हैं, किस तरह से उनकी बॉडी को तैयार किया जाता है। तो तैयार हो जाइए, मैं ये कहूंगा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम चलने वाले हैं स्पेस की यात्रा के बारे में पढ़ने के मिशन पर। तो हां, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो याद रखिएगा, पहले भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे वो थे कैप्टन राकेश शर्मा। इसके लगभग 41 साल बाद अब शुभांशु शुक्ला जी ने फिर से इतिहास रचा है। और ये इतिहास रचने वाले शुभांशु शुक्ला जी जो हैं, ये एक्सियोम 4 मिशन में गए हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई ऐसा क्या है कि हम एक्सियोम 4 को हम पढ़ें, हम जानें। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सियोम 4 मिशन में दो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। पहले मैं आपको बता दूं एक्सियोम 4 मिशन क्या है। तो इसको ऐसे समझिए कि आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, इमेजिन कीजिए मेरा ये जो स्टूडियो है ये लेबोरेटरी है। इस लेबोरेटरी में मुझे स्पेस की स्टडी करनी है। तो मैंने क्या किया, इस पूरी लेबोरेटरी को 400 किलोमीटर ऊपर, अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में सेटल कर दिया। और अब ये मेरा हाथ अर्थ है और ये 400 किलोमीटर पे ऐसे करके लेबोरेटरी घूम रही है, आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इस समय जब आप धरती पे बैठे हैं, अपने घर में अगर बच्चा है तो उसके साथ ये एपिसोड जरूर शेयर करना। उसको बोलना कि बेटा जब आकाश को देखो तो याद रखना वहां पर परमात्मा के, कुदरत के, खुदा के बनाए हुए चांद सितारे तो हैं, साथ में इंसान का बनाया हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे घूम रहा है। और हमारे जैसे बहुत सारे इंसान उस स्पेस स्टेशन में बैठ के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और ये जो 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है, इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक एक रॉकेट जिसका नाम है फाल्कन 9, ध्यान से सुनना, आपको इमेजिन करना है ये एक रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9। ये जो फाल्कन 9 रॉकेट है ये स्पेस एक्स कंपनी का है। स्पेस एक्स कंपनी जो एलोन मस्क की कंपनी है, उसका रॉकेट है। इस रॉकेट से हमने 400 किलोमीटर ऊपर भेजा एक कैप्सूल को। ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल का नाम है ड्रैगन क्रू कैप्सूल। ये जो ड्रैगन कैप्सूल है, ये ड्रैगन कैप्सूल की बात जब आए तो याद रखना इस मिशन को भेजने वाली कंपनी है एक्सियोम। तो मतलब यहां पर ना नासा है, ना कोई स्पेस एजेंसी है, इसरो जो है उसने हेल्प ली है एक प्राइवेट कंपनी की। उस कंपनी का नाम है एक्सियोम। एक्सियोम कंपनी का पहला मिशन भी एक्सियोम 1, 2, 3 और अब ये चौथा मिशन गया है। इसका पहला मिशन भी यही था। ये कहते हैं कि आप अपने जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जो स्पेस में जाने वाले लोग हैं, वो हमारे यहां भेज दो। हम इतने करोड़ रुपए लेंगे, जैसे इसरो से इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ रुपए लिए हैं। और आपके यात्री को ट्रेनिंग हम करवाएंगे, उसको फाल्कन 9 में हम बिठाएंगे। अब फाल्कन 9 एक स्पेस रॉकेट है, ये आपको स्पेस में ले जाके छोड़ देता है। फिर इस रॉकेट में से एक क्रू ड्रैगन निकलता है। अब ये जो ड्रैगन क्रू है, ये ड्रैगन नाम से दो तरह का होता है, एक ड्रैगन कार्गो, एक ड्रैगन क्रू। ड्रैगन क्रू जो है उसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। जी हां, 4 लोगों की कैपेसिटी है। ड्रैगन कार्गो को तब भेजते हैं जब सामान भेजना होता है। तो एक्सियोम कंपनी सिर्फ आदमी को ही नहीं, सामान को भी वहां भेज सकती है। अब ध्यान से सुनना, आईएसएस 400 किलोमीटर ऊपर एक स्टेशन है। यहां से एक्सियोम मिशन 4 लोगों को लेकर वहां गया है। अब वो जो 4 लोग वहां गए हैं उनमें से एक इंडियन ऑफिसर है, एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। अब बात आती है कि भाई 400 किलोमीटर ऊपर ये जो स्पेस स्टेशन घूम रहा है आईएसएस, इसके बारे में कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि 400 किलोमीटर ऊपर घूम रहा है। अमेजिंग चीज सुनना और ध्यान सुनना, अर्थ हमारी जो है, अगर हम अर्थ की सरफेस से मेजर करें तो हमें पता लगेगा अर्थ की पेरिफेरी, इसकी परिधि अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर है।
और इससे 400 किलोमीटर और जोड़ लो। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस तरह से इसको मैथ्स की नजर से अगर मैं चाहूं कि आप इसे देखें कि आईएसएस में क्या स्पेशल है, यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो मैं बता रहा हूं घूम रहा है ऊपर। यह इंसान की बनाई हुई अब तक की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर है जो स्पेस में घूम रही है। तो इसको ऐसे समझिए आप कि यह हमारी अर्थ है, और आप जानते हो अर्थ जो है ये अप्रोक्सीमेटली 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो 6371 लेते हैं, और इससे भी कितना ऊपर, अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर और जोड़ दो, तो यहां पर ये घूम रहा है आपका आईएसएस। आईएसएस मतलब एक लैब, एक लेबोरेटरी, बहुत बड़ी लेबोरेटरी जो ऐसे घूम रही है। अब आपको अमेजिंग लगेगा सुन के, ये जब घूम रही है तो इसकी स्पीड 27,000 किलोमीटर पर आवर है। अप्रोक्सीमेटली 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये घूम रही है, और ये अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट में एक चक्कर अर्थ का लगा लेता है। और ऊपर से क्या करता है, ये पिक्चर्स क्लिक करता है, लाइव वीडियो दिखाता है। आप अगर अभी सर्च करेंगे आईएसएस लाइव, तो वो अर्थ का लाइव वीडियो आपको दिखाना शुरू कर देगा। यहां तक कि अगर आप नासा की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें कंटिन्यू 24/7 अपडेट किया जाता है कि इस समय आईएसएस कौन से कोऑर्डिनेट्स पे है। तो आप अगर थोड़ा सा ज्योग्राफी का नॉलेज रखते हैं, कोऑर्डिनेट्स का नॉलेज रखते हैं, तो आप चाहें तो उसे लोकेट भी कर सकते हैं कि किस जगह पर इस टाइम पे आईएसएस घूम रहा है। अब बात आती है कि आईएसएस जो है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम इंटरनेशनल क्यों पड़ा। तो ध्यान से सुनना, रशिया, कनाडा, जापान, अमेरिका, इन सब ने मिलकर इस लेबोरेटरी को ऊपर तैयार किया है। ये इंसान का बनाया हुआ वो मिरेकल है, वो चमत्कार है कि जिसके बारे में थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके नए नेत्र लोचन चक्षु चारों खुल जाएंगे। 1998 में रशिया ने सबसे पहले एक मॉड्यूल भेजा, मॉड्यूल बोलते हैं पार्ट को, जिसका नाम था जारिया मॉड्यूल। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो, और जिनके घर में बच्चे हैं छोटे, वो जरूर इन बातों को बच्चों के साथ शेयर करें। ध्यान सुनना, लिख लेना अगर आप चाहो तो। सबसे पहले जारिया नाम का मॉड्यूल 1998 में रशिया ने स्पेस में भेजा। ये जो मॉड्यूल था, ये पहला पार्ट था किसका, आईएसएस का। आईएसएस जो है, इसका पहला पार्ट जारिया नाम से किसने भेजा, रशिया ने भेजा। थोड़े टाइम बाद फिर यूएसए, यूरोप की स्पेस एजेंसी का नाम है ईएसए। तो मैं जहां पर बोलूंगा ईएसए, इसका मतलब है यूरोप की बात हो रही है। जहां पर मैं बोलूंगा जाक्सा, ये जापान की स्पेस एजेंसी है। जहां पर मैं बोलूंगा कैनेडियन नेशनल स्पेस एजेंसी, इसको सीएसए सीएनएसए भी बोल देते हैं, ये कनाडा की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, याद रखना ये बात। अब उसके बाद यूएस वाले जो हैं वो उसी साल अपना एक और मॉड्यूल भेजते हैं। यूएस की तरफ से कौन भेजेगा, तो दूसरे नंबर पर यूनिटी मॉड्यूल जाएगा। यूनिटी मॉड्यूल 1998 में नासा जो है वो भेजता है। तो नासा ने भेजा कौन सा, यूनिटी मॉड्यूल। थोड़े टाइम बाद रशिया ने कहा इसको और डेवलप करते हैं। रशिया वाला पहला क्या था, तो याद रखना है आपको, जारिया। अब जारिया से ही याद रखना है, दूसरा भी रशिया का जो था वो था वेजेडा। अब आप कहोगे सर इससे याद क्यों रखें, तो शुरू में इसमें भी जेड है, वेजेडा, वेजेडा मॉड्यूल। ये जो है ये रशिया ने भेजा 2000 के अंदर। अब रशिया ने देखो दो भेज दिए यहां से अब तक, एक कौन सा, जारिया, एक यूनिटी। अब ये बार बार जा रहे हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये सबसे गजब की चीज है, स्पेस में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक स्ट्रक्चर घूम रही है, दूसरी स्ट्रक्चर आप नीचे से लॉन्च कर रहे हो, वो जाके और वहां से अटैच हो रही है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी कि ये जो वेजडा जो मैं बोल रहा हूं, जेड इसमें साइलेंट है, ये वेजडा जो है ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। क्या मतलब है लाइफ सपोर्ट सिस्टम का, इसमें हर वो चीज है जो आदमी को स्पेस में जिंदा रहने के लिए जरूरत पड़ेगी, जिसके बिना आदमी स्पेस में जिंदा नहीं रह सकता। अब ध्यान से सुनना, थोड़े टाइम बाद यूएसए एक लेबोरेटरी भेजता है। जी हां, एक साइंस रिसर्च लैब यूएसए ने स्पेस में भेज दी। ये जो लेबोरेटरी भेजी ये भी स्पेस स्टेशन का ही पार्ट बन गई। इसका नाम है डेस्टिनी। तो नंबर 4, डेस्टिनी। डेस्टिनी क्या है, डेस्टिनी एक लेबोरेटरी है। ये नासा, नासा मतलब यूएसए ने भेजी, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद यूएसए ने एक मॉड्यूल और भेजा। बस ये 5 आपको याद रखने हैं, इन पांचों को याद रख लिया तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा।
हार्मनी मॉड्यूल, ये अभी भी न्यूज में आएगा। क्यों आएगा अभी बताता हूं। ये जो हार्मनी मॉड्यूल है ये 2007 में भेजा था। इसका काम क्या है कि कोई भी नया पार्ट आता है उसके साथ ये डॉकिंग करता है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया कि स्पेस में ये हमारी अर्थ है, अर्थ से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे यहां पे एक लैब घूम रही है, ऐसे ऐसे ये लैब है। ये जो लैब है, इस लैब का नाम क्या है? इस लैब का नाम है आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये जो आईएसएस या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, याद रखिएगा इस स्पेस स्टेशन में मैंने अभी अभी नाम लिया एक कि एक पार्ट है जिसका नाम है हार्मनी। अब मैं इसी की बात क्यों कर रहा हूं? तो हार्मनी की बात इसलिए कर रहा हूं कि हार्मनी को तैयार ही इसलिए किया गया है कि इसके साथ डॉकिंग हो सके। डॉकिंग क्या होता है? स्पेस में जब कोई दो चीजें जुड़ती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डॉकिंग। उसको बोलते हैं डॉकिंग। तो हार्मनी एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक चैम्बर है बहुत बड़ा, ये चैम्बर इसी स्पेस स्टेशन के अंदर है और इस चैम्बर में यहां एक रास्ता है। अब नीचे से जो ड्रैगन भेजा गया है, मैंने अभी भी बताया ड्रैगन क्रू जिसमें लोग बैठ के जा रहे हैं, ये स्पेस में जाएगा और जाके उससे जुड़ जाएगा। यहां पर ये चारों बैठे हैं, हमारे जो चार लोग इस स्पेस ड्रैगन क्रू में गए हैं, ये ऐसे बैठे। ये जब जुड़ जाएगा, तो जब ये जुड़ जाएगा तो इसको बोलेंगे डॉकिंग। ये डॉकिंग किसके साथ हो रही है? आईएसएस के कौन से पार्ट के साथ? हार्मनी मॉड्यूल के साथ, जो नासा ने भेजा था, 2007 में भेजा था। ये पार्ट कौन सा है? ये है ड्रैगन क्रू। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा कि अर्थ से सबसे पहले लॉन्च हुआ एक रॉकेट। रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। इस रॉकेट के अंदर रखा था कौन? ड्रैगन क्रू। और इसमें बैठे थे चार साइंटिस्ट, जिनमें से एक शुभांशु शुक्ला है। ये 400 किलोमीटर ऊपर गया और इसमें से ये रिलीज हुआ ड्रैगन क्रू। ड्रैगन क्रू ऊपर गया, ऊपर जाके ड्रैगन क्रू ने अपनी डॉकिंग करी किसके साथ? हार्मनी पार्ट के साथ। हार्मनी किसका पार्ट है? आईएसएस का पार्ट है। अब जब ये जुड़ गया तो ये साइंटिस्ट एक एक करके स्पेस स्टेशन में चले गए हैं। इनमें से एक शुभांशु शुक्ला है। तो इस टाइम जब आप स्पेस में देख रहे हैं तो कहीं पर 400 किलोमीटर ऊपर, जी हां 400 किलोमीटर ऊपर ड्रैगन के थ्रू एंट्री ले चुके हैं शुभांशु शुक्ला। इस टाइम शुभांशु शुक्ला जी इसके अंदर हैं। अच्छा, बीच में एक बात और मैं यहां पर बताना भूल गया था आपको कि मैंने बीच में जापान का भी लिखा था। तो क्या पता एग्जाम में आपसे जापान का भी पूछ लिया जाए कि भाई जापान वालों का कौन सा पार्ट है। तो चाहे तो एक छठा नंबर और ऐड कर लीजिए, कीबो। जो कीबो है इसको जापान वालों ने लॉन्च किया है, इसका नाम है जाक्सा। इसका नाम है जाक्सा। यूरोप वाले जो हैं वो बाद में कोलंबस नाम से और लाए थे, उसको भी चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। एक्चुअल में ये जो 7 अगर आप याद कर लेंगे तो आपका आंसर फुल प्रूफ हो जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं कोलंबस, व्हाइट ले लेता हूं मैं यहां पर। 7th कौन सा है? कोलंबस। कोलंबस किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। तो इसका मतलब ये 7 हिस्से मिलकर बना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये चीज आपको याद रखनी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, इस पे पहली बार आदमी, इस पर पहली बार आदमी गया था ईयर 2000 में, और ये 2030 तक काम करने के लिए बनाया गया है। एक फुटबॉल का जो मैदान होता है इस साइज का ये है, 120 मीटर के आसपास इसकी। और एक चीज और याद रखिएगा कि इसके ऊपर लोग बहुत टाइम तक रह के आए हैं। जैसे अभी मैं बताऊंगा कि इसका जो क्रू अभी जो जा रहा है, इस क्रू के जो जो गया है एक्चुअल में, उस क्रू की जो कमांडर हैं, जो इंचार्ज हैं, वो 600 दिन से ज्यादा स्पेस में रहने वाली फीमेल हैं। अच्छा, क्या आईएसएस दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन था? नहीं, ये बात याद रखिएगा। दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन जो था वो सोवियत यूनियन यानी रूस ने 1971 में लॉन्च किया था, जिसका नाम था सलयुत। क्या नाम था? सलयुत। ये एक दो चीजें एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है। सलयुत 1971 किसका था? यूएसएसआर का था। यह दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन था। इसके थोड़े टाइम बाद यूएस, अच्छा आपको पता होगा यूएस और सोवियत यूनियन, इनमें कोल्ड वॉर चला है। दोनों के बीच में स्पेस का एक वॉर चला है। इसीलिए सबसे पहले स्पेस में गया रशिया, फिर रशिया ने सबसे पहले एक बिच को भेजा, फिर यूरी गागरिन जाते हैं, फिर उसके बाद उधर तुरंत
जो यूएसए वाले हैं वो नासा की स्थापना करते हैं, सबसे ज्यादा बजट देते हैं। इन दोनों में एक वॉर चल रहा था कि पहले चांद पे कौन जाएगा, चांद पे पहले ये चले जाते हैं, फिर मंगल के लिए शुरू हो जाते हैं, मंगल पे पहले रशिया टच करता है, फिर धीरे 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 इन दोनों का कोल्ड वॉर 1990s तक चला है। तो उस टाइम दोनों एक दूसरे की जिद में चल रहे थे। तो इसके ठीक 2 साल बाद स्काई लैब नाम से एक स्पेस स्टेशन भेजा 1971 में नासा ने। उसके बाद मीर नाम का एक फेमस स्टेशन था। मीर जो था, मीर भी सोवियत का था। मीर ने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत फेमस रहा। लेकिन बाद में जब रशिया टूट गया था, आपको पता होगा, इसके बाद में मीर गया था। मीर किसका था? यूएसएसआर का था। और फिर 1991 के अंदर, 91-92 के अंदर रशिया जो है उसके टुकड़े हो जाते हैं। और फिर लास्ट में ये लोग एक होकर के एक ही स्पेस स्टेशन बना लेते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आज अगर उसमें कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यूएसए, रशिया, जापान, ईएसए, ईएसए कौन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और कनाडा, इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है। इन सब का स्पेस स्टेशन है आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अच्छा, एक कंट्री जिसका खुद का स्पेस स्टेशन है वो है चाइना। चाइना के स्पेस स्टेशन का नाम है तियानगोंग, खुद का है इनका, ये बात याद रखिएगा। ओनली कंट्री जिसके पास खुद का स्पेस स्टेशन है दैट इज चाइना। फिर उसके बाद एक बात और याद रखिएगा, इंडिया जो है, इंडिया प्लान कर रहा है, इसीलिए हम हमारे जो पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसीलिए हमने थोड़े दिन पहले डॉकिंग करके दिखाया था। इंडिया एशिया की दूसरी और दुनिया की दूसरी कंट्री बनने वाला है जो जो खुद का, दुनिया की चौथी कंट्री बनने वाला है जो खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे। इंडिया का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम होगा बीएएस, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये सारे फैक्ट्स हो गए। अब हम वापस आते हैं अपने उसी बात पर कि एक्सियोम 4 मिशन जो है उसके लिए मैंने बता ही दिया आपको कि ड्रैगन क्या है, इसमें 4 लोग। अच्छा, ड्रैगन जो है याद रखना, ड्रैगन 2 तरह का है। एक का नाम हो जाता है कई बार ड्रैगन कार्गो, कार्गो मतलब सामान ले जाने वाला। एक का है ड्रैगन क्रू, क्रू जो है इसके अंदर 4 लोगों की कैपेसिटी है, इसलिए 4 ही लोग इसमें जाते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई एयरफोर्स के ऑफिसर को ही फिर से क्यों चुना गया? पहले भी हमने कैप्टन राकेश शर्मा को चुना था जो कहां थे? इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहे थे। फिर से हमने शुभांशु शुक्ला जी को चुना जो क्या है? एयरफोर्स में है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी बात आती है कि साहब एयरफोर्स की बात ही क्यों करते हो, तो आपको याद रखना है कि एयरफोर्स के जो फाइटर पायलट होते हैं स्पेशली, उनके पास एक कैपेसिटी होती है। वो कैपेसिटी क्या होती है? जी फोर्स। यहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी फोर्स। जी फोर्स क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, जब भी किसी चीज को स्पेस में भेजना है, जब भी किसी को स्पेस में भेजना है तो उसकी स्पीड अगर आप देखेंगे, एक सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर से ऊपर स्पीड होती है। इससे तो ऊपर होती है, 11.2 किलोमीटर मिनिमम स्पीड है जिसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अब इस स्पीड से जब ऐसे लॉन्च होता है कोई भी, तो उस टाइम पे बॉडी का पूरा ब्लड नीचे पैरों में चला जाएगा। जैसे ही ब्लड पैरों में जाएगा, ब्रेन में सप्लाई बंद हो जाएगी, आदमी बेहोश और मर भी सकता है। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स या किसी भी एयरफोर्स के ऑफिसर्स जो हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है इस जी फोर्स से लड़ने की। बाकी किसी की औकात नहीं है, मेरी आपकी बस की है ही नहीं। उस झूले में भी अगर हमको बिठा दे जिसमें इनकी ट्रेनिंग होती है, हो सकता है 3 दिन तक हम बेहोश रहें, हो सकता है कोमा में चले जाएं। तो इसलिए सेलेक्ट किया जाता है एयरफोर्स के ऑफिसर्स को। शुभांशु शुक्ला जी का अगर आप प्रोफाइल देखेंगे, ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ मिग 21, मिग 29, जैगुआर, डॉर्नियर, हर तरह का एयरक्राफ्ट इन्होंने उड़ाया है। आपको पता होगा कि शुभांशु शुक्ला जी जो हैं, शुभांशु शुक्ला जी, उनकी बात अगर आप करेंगे तो वो ग्रुप कैप्टन है। एयरफोर्स में जो ग्रुप कैप्टन होता है वो आर्मी में कर्नल के बराबर होता है। गोरों की बनाई हुई रैंक्स है। अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको पता होगा, आप स्टार्ट करते हैं फ्लाइंग लेफ्टिनेंट से, फ्लाइंग ऑफिसर से, उसके बाद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बनते हैं, फिर स्क्वाड्रन लीडर बनते हैं, फिर विंग कमांडर बनते हैं, फिर ग्रुप कैप्टन बनते हैं, फिर एयर कॉमोडोर बनते हैं, और लास्ट में एयर वाइस मार्शल बनते हैं, और फिर आप एयर मार्शल भी बन सकते हैं। अब फिल्मों पर ज्यादा मत जाना, क्योंकि फिल्मों में तो आपने देखा होगा कि विंग कमांडर XYZ, शाहरुख खान वो वीर जारा मूवी में दिखाया है कि ही इज स्क्वाड्रन लीडर, और वो स्क्वाड्रन लीडर होकर रेस्क्यू पायलट का काम कर रहा है। तो प्लीज फिल्मों को पीछे मत भाग करो। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो ग्रुप कैप्टन है वो आर्मी में किसके बराबर होता है? तो याद रखना, कर्नल के बराबर होता है।
एयरफोर्स का फ्लाइंग लेफ्टिनेंट आर्मी के कैप्टन के बराबर होता है, आर्मी का लेफ्टिनेंट एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर के बराबर होता है, ऐसे ही आर्मी का ब्रिगेडियर एयरफोर्स के एयर कॉमोडोर के बराबर रैंक होता है। ये आईएएस में क्वेश्चन आया था एक बार। और जैसे एयर मार्शल होता है, जैसे एयर मार्शल होता है, ऐसे जो आर्मी होती है उसमें लेफ्टिनेंट जनरल होता है। और आपको पता ही होगा एयरफोर्स में सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है एयर चीफ मार्शल होती है, और आर्मी में जनरल होती है। खैर छोड़िए, इस बात को हम छोड़ते हैं। यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है वो स्पेस में जाने वाले साइंटिस्ट बने हैं। आफ्टर हुम? आफ्टर राकेश शर्मा। अब हम बात करते हैं कि जो क्रू है 4 लोगों का, इसमें कौन कौन 4 लोग हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा। अभी स्पेस की बात हम करने वाले हैं, इनकी ट्रेनिंग की बात भी करने वाले हैं कैसे हुई। अभी हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका लोगो आप देखिए। इसका लोगो जब आप देखेंगे, ये एक्सियोम मिशन का लोगो है। तो इस लोगो में ही आपको दिख जाएगा कि चारों लोग जो हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, शुक्ला विद देयर फ्लैग्स, उनकी कंट्री की जो लैंग्वेज है उसी में, और उनकी कंट्री के फ्लैग्स के साथ इसके नाम लिखे हुए हैं। एक्सियोम 4 को शॉर्ट में AX4 लिखा गया है। एक्सियोम कंपनी का नाम है। चौथी बार लोगों को लेकर ISS जा रही है, इसके लिए इसका नाम है एक्सियोम 4। तो जो 4 लोग हैं वो कौन है, तो ध्यान से सुनना। इस पूरे मिशन की कमांडर है पैगी विटसन। पैगी विटसन वो कमाल की महिला है जिन्होंने 600 से ज्यादा दिन, इनके नाम पे रिकॉर्ड है, 600 से ज्यादा दिन इन्होंने स्पेस में बिताए हैं। ये इस मिशन की सबसे एक्सपीरियंस्ड जो है एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट मतलब स्पेस में जाने वाली महिला जो है, ये सबसे एक्सपीरियंस महिलाओं में से एक है। फिर इस मिशन के पायलट, मैं फिर कह रहा हूं, इस मिशन को लेके जाने वाले, लीड करने वाले पायलट की फॉर्म में लीड करने वाले शुभांशु शुक्ला है। ये जिंदगी में पहली बार स्पेस में जा रहे हैं, जबकि जो कमांडर है इस मिशन की वो 5वीं बार स्पेस में गई हैं। फिर मिशन में स्पेशलिस्ट के तौर पे 2 लोग गए हैं, जिनमें से एक जो है वो पोलैंड के हैं, दूसरे जो है ये हंगरी के हैं। एक पोलैंड के हैं और एक हंगरी के हैं। अब इतना बड़ा मिशन है, 500-600 करोड़ रुपए एक कंट्री लगा रही है, टोटल अगर जोड़ेंगे तो हजारों करोड़ रुपए का मिशन है। क्या हो अगर शुभांशु शुक्ला जी बीमार हो जाएं? तो इसके लिए हमेशा इस तरह के मिशन में एक बैकअप क्रू रखा जाता है। बैकअप क्रू का मतलब अगर ये लोगों में से कोई बीमार हुआ तो ये जाएंगे। तो याद रखना है हमें सिर्फ इंडियन साइंटिस्ट का नाम, कि अगर ये बीमार हो जाते तो इसरो ने यही ट्रेनिंग दिलवाई थी प्रशांत नायर जी को भी। प्रशांत नायर इसरो के हैं, प्रशांत नायर इसरो के हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट स्पेस। स्पेस में ऐसा क्या स्पेशल होता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, माइक्रोग्रेविटी। कई बार लोग बोल देते हैं कि ग्रेविटी जहां पर 0 होती है उसे स्पेस कहते हैं। नहीं, स्पेस में ग्रेविटी है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ग्रेविटी जो है वो एक ऐसा फोर्स है जिसकी रेंज इनफाइनाइट है। मतलब कहीं पे भी ग्रेविटी 0 नहीं होती, कुछ ना कुछ ग्रेविटी रहती है। 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे जब आप जाते हैं स्पेस में, तो उस टाइम पे जो कंडीशन होती है ग्रेविटी की उसे कहते हैं माइक्रोग्रेविटी। पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट एब्सेंट है, मतलब लगभग वहां पे कोई गैस यहां वाली है ही नहीं। ट्रेस अमाउंट में कोई मिल जाए तो मिल जाए। एक और चीज याद रखना, स्पेस में हमेशा स्मेल आती है। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, लोगों ने गलत किया है। स्पेस में स्मेल आती है, हमेशा आती है। कैसी स्मेल आती है? ऐसे लगता है जैसे कुछ जल रहा है, जैसे कार्बन जल रहा है कहीं पे, हमेशा स्मेल आती है स्पेस में। जब भी कभी कोई जाता है स्पेस में वो यही कहता है कि वहां पे स्मेल आती है। अगली चीज याद रखना, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी है तो याद रखना वहां जाने के बाद आदमी की लंबाई बढ़ जाती है, कुछ लंबाई उसकी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आप माइक्रोग्रेविटी में रह रहे हो। माइक्रोग्रेविटी मतलब आपको नीचे कोई नहीं खींच रहा। इसी वजह से स्पेस में जितने भी लोग हैं वो फ्लोट करते हैं। फ्लोट का मतलब इनको अगर सोना है तो इन्हें अपनी जो बेल्ट है उसको अटकाना पड़ता है बेड के साथ, और तब जाके ये जिधर चाहे जा सकते हैं। इसीलिए जब ये वापस आते हैं तो इनको क्वारंटीन में रखते हैं। रीजन, ये जब वापस आते हैं तो कई बार ये बेहोश हो जाते हैं। कई बार इनके साथ ये होता है पानी पिया और ग्लास ऐसे ही छोड़ दिया। रीजन, स्पेस में ग्रेविटी ऑलमोस्ट नो है। तो होगा क्या, स्पेस में अगर मैं पानी की बोतल खोलूं और ऐसे उड़ेल दूं, पानी नीचे नहीं आएगा, पानी हवा में बॉल बन जाएगा। और ये लोग पानी की बॉल से खेलते भी हैं। स्पेस की सबसे गजब की चीज, अगर कोई महिला स्पेस में अपने बाल खोल दे
तो उसके बाल हवा में ये उड़ने लग जाएंगे। रीजन, स्पेस में किसी भी चीज का मास जो है वो रहेगा, लेकिन वेट जो होता है, वेट चला जाता है वेटलेसनेस की कंडीशन में। वेटलेसनेस को हिंदी में कहते हैं भारहीनता। वहां जाके आपका भार जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। किसी चीज का भार अगर शून्य हो गया तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ये पेन और ये घड़ी दोनों में से कौन भारी है, क्योंकि सबका भार जीरो हो गया, तो वहां पर सब चीजें फ्लोट करती हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर कोई आदमी स्पेस में बिना स्पेस सूट के चला जाए तो क्या होगा? ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जीके के जो आपको पता होने चाहिए। स्पेस में जाने वाले आपने देखा होगा एक अलग तरह का व्हाइट सा सूट पहनते हैं। वो क्यों पहनना पड़ता है? उसका रीजन है, हमारी बॉडी में हार्ट एक मोटर की तरह ब्लड पे प्रेशर लगा रहा है। बाहर हवा है जिसने ऊपर से प्रेशर लगा रखा है और हम जिंदा हैं। अगर हम स्पेस में चले जाएं इसी कंडीशन में, तो बाहर का प्रेशर हट जाएगा और हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो चमड़ी को, नसों को फाड़ के बाहर आ जाएगा। जी हां, हमारा ब्लड प्रेशर हमारी जान ले लेगा स्पेस के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, स्पेस में रेडिएशन होता है। स्पेस में गामा रेडिएशन है जो आपकी बॉडी के आर पार निकल जाएंगी, आपकी सेल्स को जला डालेंगी। स्पेस में एक्सरे है, एक्सरेज, जी हां वही एक्सरे जिससे आप एक्सरे लेते हो, हार्ड एक्सरे है वहां पर जिससे कैंसर हो सकता है। स्पेस में और 10 तरह की रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। इन सब चीजों से बचने के लिए स्पेस में एक अलग तरह का सूट पहनना पड़ता है। ये कॉमन सेंस की बात है, स्पेस में ऑक्सीजन हमेशा कैरी करना पड़ता है। एक और चीज याद रखिएगा, स्पेस में खाना हम लोगों के जैसा खाना वो नहीं खा सकते। रीजन है, स्पेस में अगर आपने थाली लगाई और उसमें दाल डाली, वो दाल कटोरी में नहीं रुकेगी, कटोरी थाली में नहीं रुकेगी। हर चीज उड़ती है वहां पर, हर चीज फ्लोट करती है। तो आप अगर पानी डाल रहे हैं, पानी ग्लास में नहीं जाएगा, पानी हवा में तैरेगा, ग्लास अलग तैरेगा, दाल अलग तैर रही है, सलाद अलग तैर रहा है। ऐसा ना हो इसलिए क्या करते हैं, फूड को पेस्ट की फॉर्म में इनटेक करते हैं। या फिर प्रोसेस्ड फूड होता है। प्रोसेस्ड का मतलब फूड में न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर है और पैकेट पे लिखा होता है कि इतनी तारीख को सुबह ये खाना है आपको। इन लोगों की बॉडी एक्टिव रहे और वापस जमीन पे आए तो एकदम से ऐसा नहीं हो कि ग्रेविटी झेल नहीं पाए, इसलिए स्पेस में इनके लिए ट्रेडमिल है, इनके लिए एक्सरसाइज की भी व्यवस्था है। वहां पे ट्रेडमिल पे दौड़ना ऐसे है जैसे हवा में तैरना, लेकिन इन लोगों से एक्सरसाइज कंटिन्यू करवाई जाती है। इनको आदत हो जाती है, अगर मैं स्पेस में होता, मैं पढ़ा रहा होता, मैं पढ़ाते पढ़ाते इस मार्कर को छोड़ देता ही हूं और ये नीचे नहीं आता, ये हवा में ही तैरता रहता। फिर मुझे पढ़ाना है, फिर मैं मार्कर पकड़ता, फिर से पढ़ाने लग जाता। इतनी स्पेशल चीज है स्पेस। अब स्पेस में बहुत सारे तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन स्पेस में सबसे ज्यादा स्टडी जिन चीजों की होगी, ट्रेनिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा स्टडी जिन चीजों की होती है, वो सबसे पहला है एस्ट्रोमेंटल हेल्थ। व्हाट इज एस्ट्रोमेंटल हेल्थ? एस्ट्रो का मतलब स्पेस से रिलेटेड, मेंटल का मतलब मानसिक स्वास्थ्य। आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहां से जब भी बाहर झांकेंगे आपको सिर्फ स्पेस में सितारे ही दिखेंगे। एकदम काला दिखेगा, नीला नहीं दिखता, एकदम काला दिखता है वहां से आकाश, और नीचे धरती दिखती है कितने किलोमीटर, 400 किलोमीटर पे। तो ऐसी जगह अकेले रह के आदमी मेंटली टूट तो नहीं जाएगा। ये वाले टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद मॉलिस टेक्सटस। मॉलिस टेक्सटस क्या है कि आपके जो सॉफ्ट टिश्यू हैं, आपके जो कोमल उत्तक हैं, उन पर क्या असर होगा स्पेस की कंडीशंस का, इसकी स्टडी होती है। अच्छा, इसकी स्टडी के लिए और इस ट्रेनिंग के लिए ऐसा नहीं कि हर बार स्पेस में जाना होता है। ट्रेनिंग के लिए अर्थ पे सेंटर बने हुए हैं, यूएसए में है, यूरोप में है। इन लोगों ने यूएसए और यूरोप में ट्रेनिंग ली है। और इंडिया की तरफ से इसरो ने एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु में इसरो कॉम्प्लेक्स में बना रखा है। वहां पे इसरो खुद भी ट्रेनिंग देता है, उसमें भी रशिया की बहुत अच्छी हेल्प मिलती है हमें। फिर उसके बाद गट माइक्रोफ्लोरा। गट माइक्रोफ्लोरा क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी आहार नाल में करोड़ों तरह के बैक्टीरिया हैं। वो जो करोड़ों बैक्टीरिया हैं वो मरने नहीं चाहिए, वो हमारे डाइजेशन में, हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। फिर माइक्रोग्रेविटी, मैंने अभी अभी बताया, माइक्रोग्रेविटी मतलब वहां पे ग्रेविटी ऑलमोस्ट जीरो है, तो यहां पर उनके लिए माइक्रोग्रेविटी चैम्बर तैयार करते हैं। हाइपरबैरिक, हाइपोबैरिक, हाइपरबैरिक मतलब प्रेशर बहुत बढ़ा देते हैं, हाइपोबैरिक मतलब बाहर प्रेशर बहुत कम कर देते हैं। इसके लिए उनको डाइविंग करवाते हैं बहुत गहराई में, उसके लिए ट्रेन किया जाता है। बॉडी रेजिस्टिविटी कि आपका शरीर जी फोर्स को कितना झेल सकता है। इन सब चीजों की स्टडी जब हो जाती है, जब कंफर्म हो जाता है कि आदमी इस पर सरवाइव कर लेगा, उस टाइम पे चुने जाते हैं कि ये पायलट साहब जाएंगे। अब आपको याद रखना है कि जब भी कभी एक्सियोम मिशन की बात आए तो इन चारों लोगों के नाम आपसे वो पूछ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें आती है, आपने सुना होगा कि एक्सियोम मिशन जो है, इसको कई दिनों से हम लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे हैं टल रहा है, टल रहा है, टल रहा है। तो रीजन याद रखना कि जो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 है,
उस फाल्कन 9 के अंदर जो ऑक्सीडाइजर वाला टैंक है, अच्छा कोई भी स्पेस में जब रॉकेट जाता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्यूल जो जलेगा और दूसरा होता है ऑक्सीडाइजर। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जल नहीं सकती, तो इसमें एक फ्यूल टैंक लगता है और एक ऑक्सीडाइजर लगता है। तो जो ऑक्सीडाइजर टैंक है उसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरते हैं, और जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है वो लिक्विड तब होगी जब उसका टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस, -183 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन भरते हैं लिक्विड की फॉर्म में। अब हो क्या रहा था, इस ऑक्सीडाइजर के लिक्विड ऑक्सीजन टैंक में लीकेज था। टैंक में लीकेज होने के कारण यह मिशन बार बार टल रहा था, लेकिन फाइनली यह मिशन वहां पहुंच गया है। अब अगले 14 दिन तक हमारे साइंटिस्ट को मिला के ये चारों साइंटिस्ट वहां पर स्पेस स्टेशन में अलग अलग तरह की स्टडी करेंगे। स्टडी कैसे, जैसे ये लोग देखेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं उनके डीएनए पर माइक्रोग्रेविटी का क्या असर होता है, वहां पर ये देखेंगे बॉडी पर क्या असर होता है, और कई तरह की स्टडीज ये लोग करेंगे माइक्रोग्रेविटी की। और फिर उसके बाद 2 हफ्ते बाद जब इनके एक्सपेरिमेंट्स पूरे हो जाएंगे तब क्या होगा, उस टाइम इसकी उल्टी प्रोसेस होगी। जो डॉकिंग हुआ है ये डी डॉक होगा। डी डॉक का मतलब ये साइंटिस्ट वापस उसमें चले जाएंगे ड्रैगन क्रू में, और ये अलग हो जाएगा इससे। फिर ड्रैगन क्रू जो है इसकी डी ऑर्बिटिंग होगी। डी ऑर्बिटिंग मतलब ये अभी घूम रहा है, फिर इसमें छोटा रॉकेट है वो ऑन होगा। वो ऑन होते ही ये बाहर आएगा उससे, आईएसएस के ऑर्बिट से। जैसे ही उससे बाहर आएगा फिर ये अर्थ इसको खींचेगी। अर्थ इसको खींचेगी तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये अर्थ की तरफ आना शुरू हो जाएगा। उस टाइम इसको गाइड करेंगे, थोड़ा इधर उधर कंट्रोल करते रहेंगे। सारा काम रिमोट से होगा अर्थ पे बैठ के। ये लोग सिर्फ पायलट जो है वो सिर्फ उसको अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन चलेगा जो नीचे से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। और फिर लास्ट में आके इसमें पैराशूट खुलेंगे 4। ये 2 हफ्ते बाद आप सब लोग पिक्चर्स देखेंगे जो मैं बता रहा हूं। वो पैराशूट खुलेंगे, वो पैराशूट तब तक रेजिस्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे जब तक इनकी स्पीड 24 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर नहीं हो जाती। जैसे ये स्पीड हो जाएगी इसको फिर अटलांटिक ओशन में कहीं पे गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास गिरा देंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास क्यों गिराएंगे इसका भी रीजन है। अगर आप यूएस को देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स को अगर आप देखेंगे, पेन ये वाला लेता हूं मैं। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन वगैरह की उन्होंने पढ़ा होगा कि ये वाला जो रीजन है ये फ्लोरिडा, यहां पर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, फ्लोरिडा के अंदर इनका स्पेस सेंटर है जहां से ये लॉन्च किया है मिशन। तो ये इसके आसपास इसको गिराएंगे। जब इसके अंदर गिर जाएगा तो फिर इसकी रिकवरी होगी वाटर से, और फिर ये जो साइंटिस्ट है चारों इनको ये निकाल के ले आएंगे। कुछ टाइम इनको क्वारंटीन में रखेंगे, फिर इनका एग्जामिनेशन होगा फॉर माइक्रोफ्लोरा एंड ऑल अदर थिंग्स के स्पेस से कोई इंफेक्शन तो नहीं आ गया। और उसके बाद इंडिया अपने झंडे को स्पेस में लहरा चुका है और एक स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। होपफुली काफी चीजें आपने सीखी होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि मैं और पढ़ूं और सीखूं और आपके साथ और शेयर करूं। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।